नमस्कार। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की थ्योरी किया था और मुझे भरोसा है कि उन लेक्चर्स को देखने के बाद आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी निश्चित रूप से थोड़ी बढ़ी होगी। उसको और रीइंफोर्स करने के लिए और आपके लॉजिकल थिंकिंग को एम्पावर करने के लिए और किस तरह से फिजिकल सिचुएशन के साथ उन कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाते वक्त वो जो थ्योरी में बातें सीखी गई हैं उसको राइट टाइम पर राइट डिसीज़न ले कर के और उसका करेक्ट एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, इस कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए अभी हम लोग इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और पहला प्रॉब्लम जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो एम्स 2017 में एक सवाल पूछा गया था। 2 chambers containing m1 gram and m2 gram of a gas at pressures P1 and P2 are respectively put in communication with each other, temperature remaining constant। यहाँ देखिए constant word यूज किया गया है, temperature remaining constant, the common pressure reached will be what? common pressure मतलब common equilibrium pressure reached will be what? सवाल ये है कि कोई एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 2 चैम्बर्स हैं। मान लीजिए एक चैम्बर इधर है, लेफ्ट पार्ट, इस पार्टीशन के लेफ्ट पार्ट में एक चैम्बर है, पार्टीशन के राइट पार्ट में एक चैम्बर है और सेम आइडियल गैस भरे गए हैं दोनों तरफ के चैम्बर्स में। लेफ्ट पार्ट वाले चैम्बर में गैस का m1 ग्राम मास लिया गया है और राइट पार्ट वाले चैम्बर में गैस का m2 ग्राम मास लिया गया है। और इनिशियली लेफ्ट पार्ट वाले चैम्बर में जो गैस है उसका प्रेशर है P1 और टेम्परेचर है मान लीजिए T, और इधर वाले गैस का प्रेशर है P2 इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर है T। और सवाल में ऐसा नहीं दिया गया है कि दोनों चैम्बर्स के वॉल्यूम्स इक्वल हैं, इसलिए हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि दोनों चैम्बर्स के वॉल्यूम्स इक्वल होंगे। पता नहीं, हो सकता है उनके वॉल्यूम्स अलग अलग हों, इक्वल भी हो सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हम ये मान करके कि उनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं सवाल हमें नहीं बनाना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लेफ्ट पार्ट वाले चैम्बर का वॉल्यूम है V1 और राइट पार्ट वाले का वॉल्यूम है V2। अब क्या किया गया कि इस चैम्बर को बीच से पार्टीशन को बीच से हटा लिया गया या कहीं से इसको ऐसा ओपन कर दिया गया कि इस पार्टीशन के दोनों तरफ के चैम्बर्स में जो गैसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे। इधर से गैस का मॉलिक्यूल इधर वाले चैम्बर में जा सकता है और इधर वाले चैम्बर के गैस का मॉलिक्यूल इधर वाले चैम्बर में आ सकता है। तो वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों तरफ के गैसेस मिक्सअप करके अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम प्रेशर पर आ जाएंगे। पूरे चैम्बर का, दोनों तरफ वाले चैम्बर को मिला करके पूरे कंटेनर में जितना भी गैस है वो किसी एक कॉमन इक्विलिब्रियम प्रेशर को अटेन कर लेगा। बिकॉज अगर एक तरफ का प्रेशर ज्यादा होगा और एक तरफ का प्रेशर कम होगा तब तो हायर प्रेशर वाले चैम्बर से लोअर प्रेशर वाले चैम्बर की तरफ गैस का डिफ्यूजन होता रहेगा, इधर से इधर गैस जाता रहेगा और इक्विलिब्रियम कभी बनेगी ही नहीं। तो शुरू में हो सकता है एक तरफ का प्रेशर कम हो, एक तरफ का प्रेशर ज्यादा हो, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हुए होंगे, गैसेस गए होंगे, तो इधर का प्रेशर थोड़ा घटेगा, इधर का बढ़ेगा और अल्टीमेटली द इंटायर सिस्टम विल अटेन सेम इक्विलिब्रियम प्रेशर, सेम कॉमन इक्विलिब्रियम प्रेशर। सपोज P
मान लीजिए फाइनली दोनों तरफ का प्रेशर हो गया P। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि टेम्परेचर दोनों तरफ का सेम क्यों लिया गया। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि शुरू में दोनों तरफ का टेम्परेचर अलग अलग रहा होगा। हो सकता है इधर का टेम्परेचर T1 रहा होगा, इधर का टेम्परेचर T2 रहा होगा, और जब गैसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनके मॉलिक्यूल्स मिक्सअप करेंगे, तो वो थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज करके और फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम गेन करेंगे और पूरा का पूरा सिस्टम किसी एक कॉमन टेम्परेचर पर आ जाएगा। लेकिन सवाल में एक वर्ड लिखा गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब वो कभी चेंज करता ही नहीं है। अगर वैसा होता तो इधर का टेम्परेचर T1 होता, इधर का T2 होता और फाइनली T होता, तो एक तरफ का टेम्परेचर थोड़ा घटता, एक तरफ का थोड़ा बढ़ता और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दोनों के बीच में कहीं पर आता। लेकिन टेम्परेचर के बारे में कहा गया है कि वो कांस्टेंट है, मतलब कि टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, और वो तभी संभव है जब शुरू में दोनों तरफ के टेम्परेचर्स इक्वल रहे होंगे। अब चूंकि गैस आइडियल है, तो गैस आइडियल है तो आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्टेट तो होल्ड करेगा ही करेगा, जो होता है PV इज इक्वल टू M/mRT, और दोनों तरफ सेम आइडियल गैस है। उसी आइडियल गैस का M1 मास लिया गया है लेफ्ट पार्ट में और M2 मास लिया गया है राइट पार्ट में। तो सेम आइडियल गैस है तो मोलर मास दोनों तरफ के गैस का सेम होगा। टेम्परेचर दोनों तरफ शुरू में सेम है, फाइनली भी सेम है, क्योंकि टेम्परेचर तो कभी बदलता ही नहीं है। दिस थ्रू आउट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, R तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो ये पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि PV/M विल बी कांस्टेंट, ऐसा होगा। या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को अगर अलग करके लिख दें तो RT/M टाइम्स M, ऐसा इक्वेशन होगा। तो इनिशियली अगर लेफ्ट पार्ट वाले गैस की बात करें तो प्रेशर वाज P1, वॉल्यूम वाज V1 इज इक्वल टू RT/M M1, दैट इंप्लाइज, यहां से V1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, V1 और V2 हमें पता नहीं है, तो हम V1 को नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख दे सकते हैं। ये हो जाएगा RT/M M1/P1, और उसी तरह से शुरू में इस तरफ राइट पार्ट वाले गैस की बात करें तो P2 V2 विल बी RT/M M2, दैट इंप्लाइज V2 विल बी RT/M M2/P2। तो टोटल वॉल्यूम दोनों तरफ के गैसेस को मिला करके कितना होगा, V1 प्लस V2 विल बी RT/M, कॉमन हो जाएगा M1/P1 प्लस M2/P2, तो ये RT/M हो जाएगा, और M1P2 प्लस M2P1 होल डिवाइडेड बाय P1P2, ऐसा आ जाएगा। अब फाइनली जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो पूरे गैस को हम लोग अब एक सिस्टम मान ले सकते हैं। तो पूरे के पूरे गैसीय सिस्टम का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। दोनों तरफ के चैम्बर में जितने गैस हैं उन सबको लेकर के एक सिंगल सिस्टम अगर आप बनाते हैं तो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। टेम्परेचर पूरे गैस का रहेगा T, वो तो कभी चेंज कर ही नहीं रहा है, लेकिन फाइनली प्रेशर पूरे गैस का सेम हो जाएगा। एक तरफ से दूसरे तरफ गैस तब तक कम्युनिकेट होगा, तब तक डिफ्यूज करेगा, इंटर डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक कि फाइनली पूरा का पूरा सिस्टम किसी एक कॉमन इक्विलिब्रियम प्रेशर को अटेन न कर ले। और मास तो कंजर्व्ड रहता है, तो दोनों तरफ के गैसेस को मिला करके सिस्टम का टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M2। तो अब उस पर आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ फर्स्ट स्टेट लगा दीजिए। तो फाइनली इक्विलिब्रियम प्रेशर विल बी P, वॉल्यूम विल बी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू वॉट, RT/M तो ऑलवेज सेम ही रहेगा, और M के जगह पर हो जाएगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। और आप देख लें
अगर हम लोग V1 प्लस V2 का वैल्यू यहां से रख दें तो P मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस V2 का मतलब RT बाई M, M1 P2 प्लस M2 P1 बाई P1 P2 इज इक्वल टू RT बाई M, M1 प्लस M2, RT बाई M विल कैंसल आउट, और जो P निकालना है इक्विलिब्रियम प्रेशर वो आ गया कितना, तो ये हो जाएगा P1 P2 इंटू M1 प्लस M2 बाई M1 P2 प्लस M2 P1, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, वही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नीट फेज 2 2016 में पूछा गया है, अ गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम V एट अ प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज M, ईच मॉलिक्यूल का मास है M, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द गैस। देखिए यहां हर मॉलिक्यूल के मास को M लिया गया है, तो गैस के टोटल मास को हम लोग वैसे यूजुअली स्मॉल m लिखा करते थे, लेकिन यहां हर मॉलिक्यूल के मास को M ले लिया गया है, तो गैस के टोटल मास को हम लोग M डैश लिख देते हैं। लेट M डैश बी द टोटल मास ऑफ गैस, और कैपिटल M मोलर मास है, वो तो स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में भी, आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट का एक फॉर्म ये है ना, PV इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ गैस बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स को इतना लिख सकते हैं RT, और हम लोग लिख सकते हैं P को टोटल मास ऑफ गैस बाई वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R बाई M, और मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, और इनटू T, ऐसा हो जाएगा। और अब देख लीजिए इस P को हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, R बाई, ये एक मोल का मास है, ये गैस का मोलर मास है, मतलब एक मोल का मास है, और एक मोल में एवोगाड्रोज नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक मॉलिक्यूल के मास को स्मॉल m लिखा गया है, तो ये एक मोल का मास है, तो एक मोल में इतना मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल का इतना मास, हर मॉलिक्यूल का मास इतना और इतना मॉलिक्यूल है एक मोल में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक मोल का मास हो जाएगा, यही कैपिटल M हो जाएगा, और इनटू रो और इनटू T, और R बाई एन ए क्या होता है, R बाई एन ए होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K, तो ये हो गया P बराबर K बाई M रो T, तो डेंसिटी ऑफ द गैस का एक्सप्रेशन हो जाएगा P इंटू M बाई K इंटू T, P इंटू M बाई K इंटू T, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल AIPMT 2015 में पूछा गया है, टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैसेज A एंड B at the same temperature, the pressure of A being twice that of B. Under such conditions, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. The ratio of molecular weights of gases A and B is what? ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पिछला वाला जो सवाल हम लोगों ने बनाया एकदम से वैसा ही सवाल है। आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है ना, PV इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द गैस, को हम लोग यहाँ M लिख रहे हैं, M अपॉन उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, इसी को बोलते हैं लोग केमिस्ट्री में। PV इज इक्वल टू M बाई MRT, और इसको हम लोग लिख सकते हैं P टाइम्स M
इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी टाइम्स RT। अब दो अलग अलग चैम्बर्स हैं, दो अलग अलग वेसल्स हैं। इस वेसल में गैस A है, इस वेसल में गैस B है। टू वेसल्स सेपरेटली कंटेन टू आइडियल गैसेस A एंड B एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम है। सपोज कीजिए T, द प्रेशर ऑफ A बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ प्रेशर ऑफ B। वेसल B में जो गैस है अगर उसके प्रेशर को P कहें तो वेसल A में जो गैस है इसका प्रेशर 2P होगा, बिकॉज वेसल A के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर वेसल B के अंदर के गैस के प्रेशर का दुगना है, ऐसा सवाल में बोला गया है। अंडर सच कंडीशंस द डेंसिटी ऑफ A इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ B। इस वाले वेसल में जो गैस है उसकी डेंसिटी अगर रो है, कुछ मास होगा गैस का और कुछ वॉल्यूम है, तो मास बाई वॉल्यूम विल बी दी डेंसिटी। तो वेसल B के अंदर जो गैस है अगर उसकी डेंसिटी को हम लोग रो कहें तो जाहिर सी बात है वेसल A के अंदर जो गैस होगा उसका डेंसिटी हो जाएगा 1.5 टाइम्स रो। तो दोनों वेसल्स में जो गैसेज हैं, गैसेज जाहिर सी बात है अलग अलग गैसेज हैं, गैस A एंड गैस B। तो गैसेज अलग अलग हैं तो उनके मोलर मासेज, उनके मॉलिक्यूलर वेट्स अलग अलग होंगे। तो हम लोग अगर वेसल A की बात करें तो प्रेशर इज 2P, और इस वाले वेसल में जो गैस है उसके मोलर मास को अगर हम लोग Ma बोल दें तो ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स रो RT। T तो दोनों का सेम है। और इस वाले वेसल के लिए, इस वाले वेसल के अंदर जो गैस है उसके लिए अगर अप्लाई करें इस इक्वेशन को तो प्रेशर इज P, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इन दैट वेसल इज Mb इज इक्वल टू रो RT। हम लोग डिवाइड कर दें इसको, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय दिस, तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दीजिए, राइट को राइट से डिवाइड कर दीजिए। P एंड P विल कैंसल आउट, तो 2 टाइम्स Ma बाई Mb इज इक्वल टू रो RT, तो कट जाएगा, बचेगा 1.5। 1.5 का मतलब 3/2, और इधर से 2 को अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और वेसल A में जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट और वेसल B में जो गैस है उसके मॉलिक्यूलर वेट का जो रेशियो आएगा वो 3/4 होगा। एंड ऑप्शन D गिव्स यू द करेक्ट आंसर। ये सवाल एम्स 2015 में पूछा गया सवाल है, और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ स्टेट से ही पूछे जा रहे हैं डिफरेंट, चाहे वो नीट में हो, AIPMT हो, एम्स हो। ज़्यादातर क्वेश्चंस वो जो आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट का डिफरेंट फॉर्म्स है उस पर आधारित पूछे जा रहे हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस है, यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। 1 मोल of H2 gas is contained in a box of volume V is equal to 1 meter cube at temperature 300 Kelvin. The gas is heated to a temperature of 3000 Kelvin. 300 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा करके 3000 केल्विन कर दिया हम लोगों ने गैस का टेम्परेचर। एंड द गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जाहिर सी बात है जब गैस का टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम्स में तब्दील हो जाएगा, वो उसको थर्मल एनर्जी इतना ज़्यादा मिल जाएगी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एटम्स। द फाइनल प्रेशर वुड बी व्हाट। अब देखिए कंटेनर वही है, जिस कंटेनर में आपने पहले गैस लिया हुआ था कंटेनर आपका वही है, और हम लोग जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये प्रिज्यूम करेंगे, ये मान करके काम करेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से इतना ज़्यादा, इतना बड़ा चेंज टेम्परेचर में करने पर भी 300 केल्विन से 3000 केल्विन कर देने पर भी वेसल का वॉल्यूम न के बराबर चेंज करेगा।
हालांकि निश्चित रूप से थोड़ा चेंज किया ही होगा, थर्मल एक्सपेंशन हुआ ही होगा वेसल का, लेकिन वो चेंज बहुत स्मॉल चेंज होगा और उसको हम लोग इग्नोर करेंगे और सारी बातें ये मान करके करेंगे कि वेसल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है और जिस वेसल में गैस पहले था उसी वेसल में गैस अभी भी है, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो। और गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जिस वेसल में आप गैस को रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे, उसके पूरे वॉल्यूम को गैस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट नो मैटर व्हाट इट्स टेम्परेचर इज। द वॉल्यूम इनिशियली वाज सपोज V, द वॉल्यूम फाइनली विल ऑल्सो बी V, presuming that the change in volume of vessel due to temperature rise is ignored. Being a smaller, it is ignored. तो अब फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम तो जितना था उतना ही रह गया। अब आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। तो हम लोग P को क्या लिख सकते हैं? हम लोग P को लिख सकते हैं R बाई V N T। अब R तो कांस्टेंट है ही है, ये तो मोलर गैस कांस्टेंट है ही, और गैस का वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर रहा है, वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही अब है। सो वॉल्यूम ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट को हमने एक साथ लिख दिया है एक ब्रैकेट के अंदर में। टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर 300 केल्विन से 3000 केल्विन हो गया। सो टेम्परेचर बढ़ रहा है और नंबर ऑफ मोल्स, जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में था आपका गैस तो जितना मॉलिक्यूल होगा, हर मॉलिक्यूल जब एटॉमिक फॉर्म में टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जस्ट डबल हो जाएंगे। तो वॉल्यूम वही है, लेकिन जितने पार्टिकल्स पहले थे अब पार्टिकल्स की संख्या उसकी दुगनी हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और ये कांस्टेंट रहेगा। तो जाहिर सी बात है ये कांस्टेंट है और ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा और गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस पूछा गया है कि क्या होगा। तो आप फाइनल प्रेशर को कह सकते हैं कि P विल बी R बाई V और ये दुगना हो गया। तो अगर पहले N था तो अब 2N हो जाएगा और टेम्परेचर 10 टाइम्स हो गया तो 2 इंटू 10 20 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा पहले के तुलना में, होल मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट इज कि द प्रेशर इंक्रीजेज, व्हाट वी कैन कंक्लूड इज दैट द प्रेशर विल इंक्रीज 20 times and that way option number C is the correct answer। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 2010 के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया सवाल है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन फिगर। यहाँ ध्यान देंगे आइडियल गैस है और उसका प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का ग्राफ दिखाया गया है। डेंसिटी ऑफ गैस एट पॉइंट ए इज रो नॉट, द डेंसिटी ऑफ गैस एट पॉइंट बी विल बी वॉट। इसको मैंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों कहा, थोड़ा इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए गैस आइडियल है, तो जब गैस आइडियल है तो आइडियल गैस के इक्वेशन ऑफ स्टेट को ओबे करेगा ही करेगा। और आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है PV इज इक्वल टू M बाई M RT। और अगर आप किसी क्लोज्ड कंटेनर में गैस लिए हुए हैं तो गैस का मास कांस्टेंट रहेगा, गैस का मोलर मास कांस्टेंट रहेगा और R तो कांस्टेंट है ही है। और अगर ग्राफ
पी का टी के साथ वेरिएशन का ग्राफ अगर ऐसा है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, एम्स के क्वेश्चन के इस फिगर में दिखाया गया है, वो कुछ ऐसा दिखाया गया है। अगर इस ग्राफ को आप बैकवर्डली प्रोसीड करेंगे, इट विल पास थ्रू ओरिजिन। ये एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, और आपको पता है कि ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होता है? ऐसे स्ट्रेट लाइन किस तरह के इक्वेशन से रिप्रेजेंट होते हैं? y इज इक्वल टू mx से रिप्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का आप एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जहां इस तरह का लाइन होगा, ऐसा लाइन होगा, तो y एक्सिस पर जो इतना बड़ा सेक्शन वो कट कर रहा है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस बाय गिवन स्ट्रेट लाइन, और इसको c बोलते हैं। तो अगर ऐसा इंटरसेप्ट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप। अगर ये स्ट्रेट लाइन इस वाले एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो m होगा ये स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन मतलब tan थीटा होगा। सो m इज द स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अगर आपका ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा तो इस y एक्सिस पर तो कोई इंटरसेप्ट उसका होगा नहीं इस वाले एक्सिस पर, सो c विल बिकम 0। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू mx। और स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। सो इसका स्लोप हर जगह सेम होगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज एवरीवेयर सेम। तो m इज ए कांस्टेंट, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विल नेवर चेंज, इट विल बी कांस्टेंट। मतलब y शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा तभी उसका ग्राफ ऐसा होगा, तभी y का x के साथ जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे वो ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। यहां जो p का t के साथ ग्राफ है, y के जगह पर p है और x के जगह पर t है, ये ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। और ऐसा ग्राफ तभी संभव है जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो। और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब होगा? तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? P इज इक्वल टू एम आर बाई एम वी टाइम्स T। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तब होगा जब ये पूरा का पूरा चीज कांस्टेंट हो। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, मतलब P का T के साथ ग्राफ ऐसा तभी होगा जब पूरे प्रोसेस के दरमियान गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। मतलब प्रोसेस आइसोकोरिक हो, गैस का वॉल्यूम नहीं बदले। जो प्रेशर बदलेगा वो टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, number of moles of gas in container will remain constant, mass of gas in container will remain constant, molar mass of given gas is fixed, R is universal constant। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तभी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो सकता है। तो अगर आपके गिवन आइडियल गैस का, उस गिवन आइडियल गैस पर जो प्रोसेस आपने परफॉर्म करवाया, उस प्रोसेस के दरमियान प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का ग्राफ अगर ऐसा है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये पक्का है कि अगर गैस आइडियल है तो इस पूरे प्रोसेस के दरमियान गैस का वॉल्यूम नहीं बदला है, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है और मास बदला नहीं और वॉल्यूम बदलेगा नहीं, मतलब गैस की डेंसिटी नहीं बदलेगी। तो डेंसिटी अगर पॉइंट A पर था रो नॉट, तो पॉइंट B पर का भी डेंसिटी रो नॉट ही रहेगा, डेंसिटी कैन नॉट चेंज। लेकिन एक भी ऑप्शन में रो नॉट है नहीं, 3/4 रो नॉट, 3/2 रो नॉट, 4/3 रो नॉट,
2 रो नॉट। सो ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। लेकिन मेरा ये मानना है कि एम्स जैसा स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बॉडी इतना कैजुअल मिस्टेक नहीं कर सकता है, क्योंकि एम्स के क्वेश्चंस जो बाहर आते हैं वो मेमोरी बेस्ड बाहर आते हैं। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया गया होगा, लेकिन लोगों ने उसको रॉन्गली इंटरप्रेट करके समझ लिया कि शायद वो ग्राफ ऐसा है। मैं ये मान रहा हूं कि इफ दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो निश्चित रूप से ये ग्राफ ऐसा होगा ही नहीं। एक्चुअल एग्जामिनेशन के पेपर में ये ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होगा पी का टी के साथ, लेकिन वो कुछ इस तरीके का होगा। इस एक्सिस पर टी है, इस एक्सिस पर पी है, और वो ओरिजिन से नहीं गुजर रहा होगा, वो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। इसको बाद में लोगों ने समझ लिया होगा कि शायद ये ओरिजिन से गुजर रहा है। जाहिर सी बात है, ये स्लोप इतना ऐसा होगा कि लगभग ओरिजिन से गुजरता हुआ जैसा लग रहा होगा, और उतना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए लोग, और इतना माइंड अप्लाई नहीं कर पाए। निश्चित रूप से वो जो प्रेशर का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का ग्राफ होगा, वो एक ऐसा ग्राफ होगा जो पी एक्सिस पर कुछ न कुछ इंटरसेप्ट कट कर रहा होगा। तभी संभव है कि गैस का वॉल्यूम बदलेगा, गैस की डेंसिटी गिवन प्रोसेस के दरमियान बदलेगी, और जितनी डेंसिटी यहाँ होगी उससे डिफरेंट डेंसिटी यहाँ होगी। वो क्यों बदलेगा उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, बट उसमें हम लोग अपना वक्त यहाँ पर जाया नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ ये हिंट किया कि ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ग्राफ ऐसा है तो डेंसिटी कैनॉट चेंज, डेंसिटी हैज़ टू रिमेन कांस्टेंट, एंड नन ऑफ द ऑप्शंस आर लाइक दैट। तो हम ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, और ये पॉइंट है आपका ए। पॉइंट ए के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज टी नॉट, प्रेशर इज पी नॉट। पॉइंट बी के करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज 2 टी नॉट एंड प्रेशर इज 3 पी नॉट। 3 पी नॉट इस एक्सिस पर प्रेशर है, इस एक्सिस पर टेम्परेचर है। तो अब आप सेम वही इक्वेशन लगा लीजिए। अब आप लिख सकते हैं, अगर आइडियल गैस है तो भले ही पी का टी के साथ वेरिएशन का ग्राफ ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं हो, कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन हो जो पी एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट कट कर रहा हो, लेकिन अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट को तो ओबे करेगा ही करेगा। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम विल बी डेंसिटी, और इस m को लेकर के इधर चले जाइए, और बाई आर टी ऐसा हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम विल बी डेंसिटी, तो डेंसिटी को हम लोगों ने उधर रख लिया, और PM बाई RT ऐसा हो जाएगा। सो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ से आप देख लीजिए, डेंसिटी एट पॉइंट ए, डेंसिटी एट पॉइंट ए को रो नॉट कहा गया है। तो रो नॉट कितना है, M P नॉट, ए के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर इज P नॉट एंड टेम्परेचर इज T नॉट बाई R T नॉट। और अगर पॉइंट बी के डेंसिटी को हम लोग रो बोलें तो ये कितना हो जाएगा, गैस वही है तो मोलर मास तो उतना ही रह जाएगा, बट पॉइंट पी के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर इज 3 P नॉट बाई R, टेम्परेचर इज 2 T नॉट, 2 T नॉट। सो दिस विल बी 3 बाई 2 M P नॉट बाई R T naught, M P naught by R T naught is rho naught. So pressure at point B will be 3 by 2 times rho naught. तो अगर ग्राफ ऐसा है तब हम लोग आंसर बी कर सकते हैं, और चूंकि एक ऑप्शन 3 by 2 रो नॉट है, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ओरिजिनल एग्जामिनेशन के पेपर में ग्राफ ऐसा रहा होगा, ऐसा नहीं रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं नीट फेज 1 2016 में पूछा गया है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ अ गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड at 27 degree C and 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square pressures. When the temperature and pressure of the gas are respectively 127 degree C and 0.05 into 10 to the power 5 Newton per meter square, the RMS velocity of its molecules in meter per second is what? आप याद कीजिए हम लोग आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाले थे वी आरएमएस इज अंडर रूट 3RT/m ऐसा, या अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो अंडर रूट 3kT/, यहाँ पर एक मोल का मास होगा, जब एक मोल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का मास होगा। आरएमएस स्पीड का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था अंडर रूट 3p/ρ, लेकिन यहां पर टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, तो अगर प्रेशर बदलेगा तो करस्पॉन्डिंगली डेंसिटी भी बदलेगी, तो वो कैसे बदल रहा है वो कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले की मदद से चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। तो शुरू में गैस के मॉलिक्यूल्स का आरएमएस स्पीड था 200 मीटर पर सेकेंड, कब? जब टेम्परेचर था 27 डिग्री सी। इस वी आरएमएस के एक्सप्रेशन में जो टी आता है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में लिया गया टेम्परेचर होता है, तो हमें डिग्री सी को कन्वर्ट कर लेना होगा केल्विन में। तो 27 डिग्री सी का मतलब 300 केल्विन हो जाएगा, और 127 डिग्री सी का मतलब 400 केल्विन हो जाएगा। तो पहले आरएमएस स्पीड था 27 डिग्री सी पर, उसको हम लोग लिख सकते हैं 200 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 3k/m एंड टी इज 300 केल्विन। और जब हम लोगों ने टेम्परेचर गैस का कर दिया 127 डिग्री सी मतलब 400 केल्विन, तो गैस वही है तो एक मॉलिक्यूल का मास वही रहेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो बराबर ही रहना है, सिर्फ ये बदलेगा तो ये बदल जाएगा। तो अब आरएमएस स्पीड मॉलिक्यूल्स का हो गया, सपोज कीजिए v एट टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3k/m टाइम्स 400, और हम लोग डिवाइड कर दें इससे इसको, तो लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट से राइट को, तो v/200 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 400/300, तो रूट 4/3 ये हो जाएगा, तो इसको 2/√3 हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स का आरएमएस स्पीड एट टेम्परेचर 127 डिग्री सी हो जाएगा 2/√3 टाइम्स 200 मीटर पर सेकेंड, एंड 200 into 2 is 400, so this will be 400/√3 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं, एम्स 2008 में पूछा गया है अ सर्टेन गैस इज टेकन टू द 5 स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स इन द ग्राफ, द प्लॉटेड लाइन्स, सवाल में लाइन्स लिखा गया है लेकिन मेरे हिसाब से उसको भी कर्व्स लिखते तो शायद ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। द प्लॉटेड लाइन्स, इसीलिए मैंने उसको ब्रैकेट में कर्व्स कर दिया है, आर आइसोथर्म्स, ये आइसोथर्म्स हैं। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वीपी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट दिस 5 स्टेट्स आर। देखिए आइसोथर्म कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर किसी गैस पर आप आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं और उस आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान गैस के प्रेशर का वेरिएशन उसके वॉल्यूम के साथ कैसा होगा आप दिखाते हैं, तो जो ग्राफ मिलता है
प्रेशर का वॉल्यूम के साथ वेरिएशन का जो ग्राफ मिलता है उसी को बोलते हैं आइसोथर्म, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो वो कैसा ग्राफ होगा? क्योंकि गैस आइडियल है तो PV इज इक्वल टू nRT, और अगर एक क्लोज्ड कंटेनर में हम लोग गैस को लिए हुए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, और अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो T भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी नहीं बदलेगा। तो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो P और V का प्रोडक्ट हो जाएगा कांस्टेंट। इसका मतलब है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो P का V के साथ जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोलिक होगा, इस तरीके का होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का, और इसी को कहते हैं आइसोथर्म। और इस आइसोथर्म पर का हर पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप इस आइसोथर्म पर, तो वो प्रेशर के एक पर्टिकुलर वैल्यू और वॉल्यूम के एक पर्टिकुलर वैल्यू को के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स, सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट, सॉरी, सेट ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इस आइसोथर्म पर का हर पॉइंट सिस्टम के एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। वो उस समय सिस्टम का प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, और P, V और T का सेट मिलकर के सिस्टम का एक स्टेट डिटरमिन करेगा। तो आइसोथर्म पर का हर पॉइंट सिस्टम के एक स्टेट को बताता है। और प्रेशर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेज होगा, लेकिन पूरे प्रोसेस के दरमियान गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस का P के साथ V के वेरिएशन का जो ग्राफ होगा उसी को आइसोथर्म कहते हैं। यहां पर सवाल में 3 आइसोथर्म्स हैं, लिखा गया है 3 आइसोथर्म्स हैं। आइसोथर्म का मतलब कि उस गैस पर 3 अलग अलग प्रोसेसेस परफॉर्म करवाया गया है आइसोथर्मली। मान लीजिए एक बार टेम्परेचर T1 पर एक आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म किया गया गैस पर, पूरे प्रोसेस के दरमियान गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना करके रखा गया। प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, और पूरे प्रोसेस के दरमियान गैस का टेम्परेचर T1 था। सपोज कीजिए कि ये जो आइसोथर्म है वो एट टेम्परेचर T1 है, और ये पूरा का पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस T2 टेम्परेचर पर परफॉर्म किया गया, और मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा आइसोथर्मल प्रोसेस T3 टेम्परेचर पर परफॉर्म किया गया। तो ये जो तीनों आइसोथर्म्स हैं वो आपके गैस पर परफॉर्म किए गए 3 अलग अलग आइसोथर्मल प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर्स पर परफॉर्म किए गए हैं। और ये एक स्टेट 1 है। जब गैस स्टेट 1 में होगा तो उसका प्रेशर इतना होगा, वॉल्यूम इतना होगा, टेम्परेचर T2 होगा। उसी तरह से कोई दूसरा स्टेट है गैस का, ये तीसरा स्टेट है गैस का, ये चौथा स्टेट है गैस का, ये 5वां स्टेट है। तो P, V और T का सेट गैस के एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका गैसियस सिस्टम इन प्रोसेसेस के दरमियान उस पर अलग अलग प्रोसेसेस परफॉर्म करवाए गए हैं, तो कभी वो स्टेट 1 में रहा होगा, कभी स्टेट 2 में रहा होगा, कभी स्टेट 3 में रहा होगा, कभी स्टेट 4 में रहा होगा, कभी स्टेट 5 में रहा होगा। तो इन प्रोसेसेस को परफॉर्म करवाने के दरमियान आपका गैस इन स्टेट्स में कभी न कभी गया होगा, इन स्टेट से गुजरा होगा। तो जब वो अलग अलग स्टेट्स में होगा, जब वो स्टेट 1 में होगा तब उसके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम लोग लिख रहे हैं Vp at 1। जब स्टेट 2 में होगा तो उसके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को लिखेंगे Vp at 2। उसी तरह से Vp at 3, Vp at 4, Vp at 5। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने मैक्सवेल्स मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिस्कस करते वक्त V एवरेज, Vp, Vrms सबका फॉर्मूला लिखा था। तो ये होता है √2kT/m या 2RT/M ऐसा। तो गैस वही है, सेम गैस पर अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग आइसोथर्मल प्रोसेसेस परफॉर्म करवाए जा रहे हैं।
तो गैस हर बार सेम है तो एक मॉलिक्यूल का मास भी हर बार सेम रहेगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो हर बार सेम रहेगा ही, लेकिन हर बार टेम्परेचर अलग अलग होगा। चूंकि अलग अलग टेम्परेचर्स पर ये तीनों आइसोथर्मल प्रोसेसेस परफॉर्म करवाए गए हैं, तीनों तीन डिफरेंट आइसोथर्म्स हैं, मतलब दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो हमें पता ये करना है कि किस वाले प्रोसेस के दरमियान गैस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। तो जिसमें T सबसे ज्यादा होगा उस आइसोथर्म पर जो स्टेट लाई कर रहा होगा उस स्टेट में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जिस आइसोथर्म पर लाई करने वाले स्टेट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सबसे कम होगा उस वाले स्टेट में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी सबसे कम होगा। तो अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि T1, T2, T3 इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है। तो आप ऐसा कीजिए, सेम वॉल्यूम, मान लीजिए वॉल्यूम है V0, तो सेम वॉल्यूम V0 के करस्पॉन्डिंग इस वाले आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इतना है, इस वाले आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इतना है और इसमें प्रेशर इतना है। तो आप यहाँ देख लीजिए, जिसमें सेम वॉल्यूम V के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी टेम्परेचर, टेम्परेचर विल बी PV/NR। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। और तीनों बार अगर V सेम ले लें, सेम V पर जिस केस में प्रेशर सबसे ज़्यादा उस केस में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, तो इसमें सेम V के करस्पॉन्डिंग प्रेशर सबसे ज़्यादा इसमें है, तो T3 सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा T2 और सबसे कम होगा T1। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज़्यादा होगा स्टेट 2 में, और जितना होगा स्टेट 2 में, सॉरी स्टेट 3 में, और जितना होगा स्टेट 3 में, और स्टेट 3 में जितना होगा उससे कम होगा स्टेट 2 में। लेकिन स्टेट 2 में जितना होगा उतना ही होगा स्टेट 1 में भी, क्योंकि इन दोनों में टेम्परेचर सेम है, जितना टेम्परेचर यहाँ उतना ही टेम्परेचर यहाँ। और उससे कम होगा स्टेट 4 में, और जितना स्टेट 4 में होगा उतना ही स्टेट 5 में होगा, क्योंकि दोनों जगह टेम्परेचर सेम है। तो इस हिसाब से देखिए, इसमें एक ऑप्शन है कि एट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट 3 सबसे ज़्यादा, ठीक है, और ये 1 से ज़्यादा ठीक है, और जितना 1 पर उतना ही 2 पर, ये भी ठीक है, और वो 4 से ज़्यादा, और जितना 4 पर उतना ही 5 पर। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हम लोगों को मिल गया, और इस तरह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उन खास करके इक्वेशन ऑफ स्टेट और मैक्सवेल्स मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जो वीपी, वी एवरेज, वी आरएमएस के एक्सप्रेशंस मिले थे, इन एक्सप्रेशंस पर बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नीट में या एम्स के एग्ज़ाम में। खैर अब तो एम्स अलग से होने वाला है नहीं, अब एक ही एग्ज़ाम नीट होने वाला है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर ही आधारित सवाल आपके फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और निश्चित रूप से थ्योरी में जो चीज़ें आपने पढ़ा है, इन सवालों के सॉल्यूशन को देखने के बाद आप थोड़ा अपने कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर पाए होइएगा और बेटर कनेक्टिविटी आप निश्चित रूप से डेवलप कर पाए होइएगा। मैं आपको एडवाइज़ करूंगा कि आप कुछ सवाल अपने से और बना लें, और अगर अभी सवाल बनाने में परेशानी होती है आप कमेंट्स में लिखें, आप किसी तरह से मुझसे कनेक्ट करें, मेल में लिखें, कमेंट्स में लिखें, हम लोग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।